हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों आज ये सीरीज शुरू हो रही है। कक्षा 10 का हिंदी मीडियम साइंस की शुरुआत कर रहे हैं अपन। और सभी चैप्टर को अपन हर चैप्टर का एक एक वीडियो में हर चैप्टर को सुलटाएंगे। लगभग 1 घंटे में अपन एक चैप्टर पूरा कर लेंगे। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे अपन इसमें कवर कर लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा उसको बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे। तो बच्चों आज का जो अपना रहेगा पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर है, इसमें अपने जो साइंस में 3 पार्ट होते हैं मेन, रसायन विज्ञान, और दूसरा होता है भौतिक विज्ञान, और तीसरा जीव विज्ञान, और इसके अलावा पर्यावरण के भी कुछ चैप्टर हैं। तो अपने चैप्टर नंबर 1 से लेके और 5 तक जो चैप्टर हैं वो सारे रसायन विज्ञान के हैं। और उस रसायन विज्ञान में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है, वो अपना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वाला चैप्टर है। इसमें समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाएगा वो देखेंगे अपन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, अलग अलग कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो देखेंगे। और इसमें से खूब सारे अच्छे से प्रश्न बनेंगे। ये सब देखने के लिए अपने को एक सबसे जरूरी जो बात है, अपने को जो पदार्थ जो होते हैं यौगिक हैं उनके सूत्र लिखने आना जरूरी है। अणु सूत्र जो लिखना है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे अपन लिखना चाहें कैल्शियम क्लोराइड, तो Ca और कैल्शियम पे +2 होता है, और क्लोराइड में Cl के माइनस होता है। तो इसका जो अपन कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बनाना चाहेंगे तो ये अपने बनेगा, इसकी जो पावर है वो इसके लग जाएगी और इसकी पावर इसकी, और ये बढ़ जाएगा CaCl2। इस प्रकार से सूत्र है। इसके लिए अपन ज्यादा डिटेल देखना चाहते हो तो अपने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ और जर्नल साइंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें देखो, एक ये रासायनिक सूत्र नाम से एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें सारा बिल्कुल क्लियरली बेसिक से सारा समझा रखा है। तो उसको देख लो एक बार, सारा क्लियर हो जाएगा। फिर अपन लेते हैं, चलो अपन अपने मेन इस पर बेसिक आते हैं। और बेसिक में अपने को समझ रहे हैं, अपना जो ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में दो ही चीज, अगर कोई चीज देखी जाती है तो दो ही भागों में बांट सकते हैं। दो ही चीज विद्यमान है, और एक है उसमें पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। पदार्थ हम समझते हैं क्या होता है, मैटर, कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उस सबको अपन क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ है। और पदार्थ के बारे में एक लेवासिय नाम का जो अपने साइंटिस्ट है, उसने एक नियम दिया है, उसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान मतलब, इसका कहने का मतलब है कि इस ब्रह्मांड में जितना द्रव्यमान उपस्थित है उसको ना तो अपन उसमें नया द्रव्यमान जोड़ सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। मीन्स जो है वो बना रहेगा, तो ना तो कम होगा और ना ज्यादा होगा। और ऐसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा नियत है, मतलब जितनी ऊर्जा एक बार शुरुआत में आई थी उतनी ही बनी रहेगी, ना तो उसको कोई कम कर सकता है ना उसको ज्यादा कर सकता है। तो लेवासिया का नियम है, ये अपने को लग रहा है, लेकिन अपने कई बार सोचते हैं कि अपने पास कोई पेपर है, एक पेपर का टुकड़ा है, और उस पेपर के टुकड़े को अपन इसको अगर आग लगाते हैं तो जल जाएगा। अपने पास बड़ा सा टुकड़ा था, उसकी बिल्कुल थोड़ी सी राख होगी, तो अपन ने द्रव्यमान को नष्ट कर दिया, इसका मतलब ये नियम फेल कर गया। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन ने जब इसको पेपर के टुकड़े को जलाया था तो इसमें कुछ तो राख बची है, लेकिन साथ में CO2 भी बनी है। और CO2 जो गैस है वो एनवायरमेंट में चलेगी, तो उसमें कार्बन था, वो गैस अपने घूम रही है, वो भी पदार्थ ही है जो गैस होती है। तो ऐसे करके अपन इसमें जो देखेंगे वो यही देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी अपनी हो रही हैं, अपने पग पग पे डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक हजारों रासायनिक अभिक्रिया अपने आसपास घटती रहती है, बस अपना ध्यान नहीं जाता। और वो सभी अभिक्रियाएं हो रही है वो केवल इस नियम को पालन करने के लिए कि द्रव्यमान हमेशा नियत होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, और वो बदल बदल के अपने लिए उपयोगी हो रहा है। तो ये तो अपने इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा आइंस्टाइन ने दिया था द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब इन्होंने कहा है कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा और द्रव्यमान हमेशा नियत रहेंगे, ना तो उनको नष्ट किया जा सकता है और ना ही उनको उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, बस दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है और ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकती है, लेकिन ये नष्ट नहीं किए जा सकते। इस ब्रह्मांड में नियत है, जो नियत रहेंगे। चलो इसमें देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे जैसे तत्व है, कोई हाइड्रोजन तत्व है, तो ये हाइड्रोजन H2 लिखते हैं अपन, तो इसमें मतलब एक H और दूसरा H, ये जुड़ गया है। दूसरा तत्व अपना ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो एक O और दूसरा O, अब इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो ये हो गए, ये दोनों जुड़ गए। होगा क्या, इसमें पुराने बॉन्ड टूटेंगे आपस में और नए बॉन्ड बनेंगे, और नए बॉन्ड बन के यहाँ से ये टूटेगा, H अलग O अलग, और अपने पास बन जाएगा H2O। तो ये H2, 2 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन, तो ये बना। तो ये ही है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी के बारे में अपने को आगे डिटेल पढ़ना है, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती है,
तो ये सारे देखने अपने को, और ये अपने को ओनली 6 पेजेज है, ये जो बनाए नोट्स 6 पेजेस के नोट्स हैं। इनको साथ साथ जैसे वीडियो देख रहे हो तो अपने साथ में पेन और कॉपी लेके बैठना है और इनको नोट करते जाना है। अगर इनको अच्छे से नोट कर लिया तो ये चैप्टर क्लियर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर। अगर क्लियर हो जाता है तो फिर आगे के 5 चैप्टर बिल्कुल आसान लगेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू अपना कक्षा 10 चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इसको शुरुआत करने से पहले अपन इसमें देखते हैं कुछ बदलाव, इन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं दैनिक जीवन में हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? खट्टा हो जाता है। वो लोहे का तवा या फिर तसला या जो भी लोहे का कोई चीज हो, उसको अपन वायु और आर्द्र वायु मतलब जिसमें जलवाष्प मिली हो, उसमें अगर खुला छोड़ देंगे तो उस पर क्या होगा? उस पर जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन मतलब अंगूर सड़ जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं, और भोजन पकता है, या फिर हमारे शरीर में भोजन को जो पाचन होता है और हम सांस लेते हैं। तो इन सभी में कभी गौर किया है आपने कि क्या होता है साथ में? या फिर अपन ऐसे देख सकते हैं लकड़ी है, लकड़ी को अपन जला देते हैं, जलने के बाद राख बन जाती है। इन सभी परिवर्तन में एक चीज अपन कॉमन देख रहे हैं कि ये सब परिवर्तन होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है, और नए पदार्थ का निर्माण होता है। वो जो नया पदार्थ है उसको पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला पाते अपन ने देखा जैसे लकड़ी है, लकड़ी को अपन जलाया है, और लकड़ी को जलाया तो जलाने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, और इसमें से कुछ तो अपने पास बचेगी राख, और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो क्या अब हम इस राख को वापस लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। ऐसे अपन श्वसन कर रहे हैं तो श्वसन में अपने अंदर शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है C6H12O6, और इसमें अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं श्वसन क्रिया में। इसकी उपस्थिति में अपन क्या बना रहे हैं? CO2 प्लस जल और प्लस ऊर्जा। तो अब देखो इसमें CO2 जल से अपन वापस इसको ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ये सभी ऐसे परिवर्तन जो एक बार पदार्थ बन जाए, नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, और उसके बाद उसको वापस पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला पाए, तो इस परिवर्तन को ये अपन कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और ये अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या अंतर होता है, ये अपन एक बार थोड़े से देख लेते हैं। देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें भौतिक गुण जो बाहर से दिखाई देते गुण मतलब बाहरी परिवर्तन। जैसे अवस्था में परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये हो जाए। अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जल होता है, जल द्रव अवस्था में होता है। अब जल को अगर अपन ठंडा कर दे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या ऐसे नीचे ले जाएं तो जल कौन सी अवस्था में चला जाएगा? बर्फ में, ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो क्या बर्फ जो बन गई इसमें जल से, इसमें क्या पानी का कुछ आंतरिक गुण में बदलाव हुआ? क्या इस बर्फ से वापस जल नहीं बना सकते अपन? आराम से बना सकते हैं। जैसे अपन उसका तापमान बढ़ाएंगे वापस, तो वो जो बर्फ थी वो ठोस अवस्था से वापस द्रव अवस्था में आ जाएगी। इसका मतलब ये परिवर्तन स्थायी नहीं है, और ये भारी परिवर्तन था। मतलब उसकी भारी जो अपन देख रहे थे, देखने में अपने को पता चल रहा था कि द्रव अलग है, ठोस अलग है। अब इसके बाद देखते हैं भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल का मतलब होता है जो पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सके। जैसे अभी मैंने कहा था कि जल था, जल प्रारंभिक पदार्थ था, उसको ठंडा कर दिया तो वो बर्फ बन गई, लेकिन उस बर्फ को वापस गर्म करके अपना प्रारंभिक पदार्थ अपना जल वापस जल प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अपने भौतिक परिवर्तन है जो अस्थायी होते हैं। अब अपन देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो पदार्थ के अंदर आंतरिक परिवर्तन जो होते हैं उनको कहते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन। और इसमें क्या क्या हो सकता है? आंतरिक गुणों में परिवर्तन होगा और संगठन में परिवर्तन होगा। संगठन में तो अंदर जैसे कैसे किस किस परमाणु आपस में बंद बने हुए परमाणुओं में, तो उसके आंतरिक संगठन में जो परिवर्तन होता है तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। और ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। मतलब एक बार जो परिवर्तन हो गया तो वापस पहले वाली अवस्था में नहीं आ पाएगा। और इसी गुण को कहते हैं अनुत्क्रमणीय, मतलब ये इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। और इसके बाद अपन देखते हैं इसमें जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसमें रासायनिक बंधों का बनना और टूटना ये शामिल है। जैसे अपने एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये अपन कोयला है, कार्बन क्या होता है? कोयला। तो कोयले को अपन वायु की उपस्थिति में दहन करेंगे। इसका मतलब कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाना, ये जलाने को ही दहन बोलते हैं। तो कोयले का वायु की उपस्थिति में दहन करेंगे तो क्या होगा? CO2 गैस बन जाएगी। अभी CO2 गैस में इनमें देखो बॉन्डिंग, देखो इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग है, कार्बन अलग पदार्थ है। लेकिन जब इसका दहन किया, जलाया, तो इन्होंने आपस में अभिक्रिया कर ली और ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद इसमें क्या बन गया? ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन से बन गया।
तो दोनों ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गई, डबल बॉन्ड बोलते हैं, दो दो बॉन्ड बने हुए, और इसको बोलेंगे अपन CO2 गैस बन गई। ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। तो अब अपने क्लियर हो गया होगा कि भौतिक परिवर्तन वे हैं जो भारी परिवर्तन होते हैं और उसको वापस पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर आंतरिक गुणों में और संगठन में जो परिवर्तन होगा तो वो होगा रासायनिक परिवर्तन। और ये जो रासायनिक परिवर्तन है, इन रासायनिक परिवर्तनों को ही ये इसी में ही शामिल अपने रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे, वो अभिक्रियाएं किस में पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन में। अभी मैंने ये जो बताया था, ये अंगूर का किण्वन, भोजन जो पकाते हैं, ये हमारे शरीर में जो भोजन पचता है और श्वसन क्रिया करते हैं अपन, इन सभी में क्या शामिल है? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन, ये सारी चीज देखने के बाद अपन रासायनिक अभिक्रिया की एक परिभाषा दे सकते हैं कि पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये जो रासायनिक परिवर्तन बताए थे मैंने, इनको ही अपन क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये अपने को एक डेफिनेशन याद रखनी इसकी। चलो, इसके बाद अपन रासायनिक अभिक्रिया हो रही है किसी में, तो उसकी पहचान के लिए, तो उसकी पहचान में इनमें से कोई सा परिवर्तन अपने को दिखाई देगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इनमें से कोई सा भी एक परिवर्तन अपने को उसमें शो हो जाएगा। कौन कौन से? या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या गैस से द्रव, जो भी, या फिर रंग में परिवर्तन होगा उसके, या फिर उसमें कोई गैस निकलेगी, ठीक है, या फिर चौथा परिवर्तन उसमें तापमान में परिवर्तन हो सकता है। मतलब या तो अभिक्रिया का तापमान बढ़ सकता है या अभिक्रिया का तापमान घट सकता है। जैसे अपने एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अपन ये बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं, जो सफेदी करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को अपन लेके आते हैं और इसको जल में डालते हैं, और जैसे ही जल के साथ घोल बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो अपने को मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो कली जो घुल जाती है, CaOH2, ये बन जाता है अपना। और इसमें जब अपन देखते हैं तो जिस पात्र में अपन डालेंगे पानी के अंदर ये CaO, तो वो पानी गर्म हो जाएगा, बिल्कुल खोलने लग जाएगा वो पानी। इसका मतलब क्या हुआ? कि उसमें ऊष्मा निकली है, मतलब तापमान में परिवर्तन हुआ है उसके। तो ये हुआ अपने यहाँ तक का कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे की जा सकती है। और ये सब देखने के बाद, इसके बाद अपने को आना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो समीकरण होते हैं, ये मेन चीज अपने को देखना है। इसमें अपने चैप्टर का बेस बनेगा। और बच्चों, ये जो चैप्टर है अपनी 10th क्लास में 5 पार्ट हैं इसके। जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान में शामिल है, तो रसायन विज्ञान के 5 चैप्टर दे रखे हैं, जिसका सबका इन 5 चैप्टर का बेस इस चैप्टर से बनेगा अपने। तो इसमें एक तो रासायनिक अभिक्रियाएं और एक जो रासायनिक सूत्र बनाने, ये चीज सबसे बेसिक है, ये देखना बहुत जरूरी है। इनको अगर अच्छे से कर लिया तो बाकी 5 चैप्टर में समस्या नहीं आने वाली। और इसी रासायनिक समीकरण में जो सबसे ज्यादा अपने को जरूरत पड़ेगी, रासायनिक सूत्र बनाने की, ये जैसे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये सूत्र बनाने का एक वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में मिलेगा, रासायनिक सूत्र नाम से, 15-16 मिनट का वीडियो है। लेकिन उसको अच्छे ध्यान से एक बार देख लिया तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। 400-500 ये कंपाउंड अपन आराम से उसके सूत्र बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपने इसके बाद रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो रासायनिक समीकरण ये है कि अपन रासायनिक अभिक्रिया मैंने भी बताई। चलो अपन ये अभिक्रिया देखते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये मैंने लैंग्वेज बोली इसकी। अगर अपन इसको बार बार इसी बात में लिखते रहेंगे तो अपन को बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें लिखने में बहुत मतलब दिक्कत आने वाली है, और उसमें बोलने में भी। तो हर रासायनिक अभिक्रिया को अपन ऐसे बोलेंगे तो कठिनाई होगी उसमें। उस कठिनाई को हटाने के लिए अपने शॉर्टकट तरीका देखा। इसमें क्या किया कि जो पदार्थ आपस में अभिक्रियाएं कर रहे हैं उनको एक तरफ लिख दो, और अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ बन रहा है उनको एक तरफ लिख दो। तो इस प्रकार इसको अपन कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब सूत्रों और प्रतीकों के रूप में अगर अपन रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं तो इसको कहेंगे अपन रासायनिक समीकरण। सीधी सी डेफिनेशन है, छोटी सी, इसको याद रखना है। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में दहन। तो ये हुआ इसकी लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज को अपन इसमें लिख सकते हैं एक सूत्र में कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक भाषा समीकरण हो गया। अब समीकरण की पहचान क्या रहेगी? इसके बीच में तीर का निशान लगेगा। समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, जैसे अपन मैथ में पढ़ते हैं कि दोनों पक्ष बराबर, मतलब इधर से जो अभिक्रिया करी ये और इधर जो अभिकारक जो उत्पाद बना ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब तीर के निशान से दिखाएंगे इसमें। जैसे अपन बराबर का निशान लगाते हैं मैथ में, तो वहां पे यहाँ पे लगाएंगे तीर का निशान। और जो जो अभिकारक होंगे, जो क्रियाकारक है, उनके बीच में प्लस का निशान लगेगा। ऐसे ही अगर एक से अधिक उत्पाद बन रहा है तो उनमें भी आपस में प्लस का निशान लगेगा। ये हो गया लिखने का तरीका। लिखने के तरीके में अपने देखते बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, बीच में तीर का निशान। तो बाएं पक्ष में अपन लिखा है क्रियाकारक जो अभिक्रिया कर रहे हैं,
इसको अभिकारक भी बोलते हैं और इसको रिएक्टेंट भी बोलते हैं। और बीच में तीर का निशान लगा के फिर दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में लिखेंगे अपन क्रियाफल या उत्पाद या प्रोडक्ट, मतलब जो बन रहे हैं। अब इस मैग्नीशियम के एग्जाम्पल में अपन देखते हैं, ये है अपने रासायनिक सूत्र के रूप में लिखते हैं अभिक्रिया, और अभिक्रिया ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे अपन आगे जो रहेंगे। ये सीखना है अपने को। हाँ, ये सॉरी उसमें पेज ऊपर नहीं आया था। तो ये जो अपने रासायनिक सूत्र के रूप में अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, और ये ही समीकरण काम आएंगे अपने आगे। तो इस पे देखना कैसे करना है। जैसे मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिखते हैं, प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये समीकरण है, इसमें देखो अपनी चीज देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया, मतलब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। संतुलित कब होगी, जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, सभी तत्व जो दे रखे हैं उनकी परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, तो उस समीकरण को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब तक अपन ऐसे सीधे लिखते हैं बिना संतुलित, जो असंतुलित समीकरण है उसको कहेंगे कंकाली समीकरण। तो ये अपने कंकाली समीकरण का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आता है कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहते हैं। इसको संतुलित करने के लिए अपने को इन पे मल्टीप्लाई करने होंगे, वो अपने आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे की जाती है। हाँ, तो हमने देखा था कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, लेकिन इसमें क्या था कि इस तरफ मैग्नीशियम 1 है, इस तरफ मैग्नीशियम 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 थी और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही बनी, तो ये असंतुलित थी। अब ये संतुलन का क्या है कि संतुलन में एक अपने को द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखना है। जो नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। जैसे मैंने सफेदी का एग्जाम्पल दिया था कि अपन ने एक पात्र में पानी लिया, उस पानी में जो कड़ी होती है सफेदी वो डालेंगे, तो वो डालेंगे तो उसमें गर्म हो जाएगा पानी, वो घुल जाएगा उसमें, तो रासायनिक अभिक्रिया तो हुई उसमें। लेकिन क्या अपन ने जितना, जैसे माना कि 5 किलो सफेदी डाली अपन ने, 5 लीटर पानी था, तो टोटल 10 द्रव्यमान उसका 10 किलो हो गया। तो 10 किलो चीज अपने डाली उसमें और 10 किलो ही रहा, ना तो वो कम हुआ ना वो ज्यादा हुआ। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण किया जा सकता है, मतलब ना तो उसमें नया द्रव्यमान आएगा और ना ही पुराना द्रव्यमान जो अपन डाला है वो कम होगा, जितना अपन ने डाला है उतना ही रहेगा वो। इसी को कहते हैं रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैग्नीशियम तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान कम हुआ है, मतलब एक परमाणु इसका कम हो गया, तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसको बोलते हैं अपन कंकाली समीकरण। अब इसको अपन देखो दूसरे लैंग्वेज देख सकते हैं कि अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान। जितना अभिकारक होंगे अपने पास, जो अभिक्रिया करने वाले रिएक्टेंट होंगे, उनका द्रव्यमान किसके बराबर होगा, उत्पाद के बराबर। या फिर अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि अभिक्रिया से पहले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, अपने जो तत्व, अपने जो उसमें यौगिक डाला है उसमें जो तत्व होते हैं, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। तो ये अपने को ऐसे संतुलित करना है, मतलब जो समीकरण अपने को मिलेगा उस समीकरण को इस तरफ बाईं तरफ भी देख लेंगे और दाईं तरफ भी देख लेंगे, तो जो परमाणु दे रखे हैं उसकी सबकी संख्याएं बराबर होनी चाहिए। अब देखते हैं अपने इसको संतुलित करके देखते हैं कैसे होगा। तो अपने पास ये था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो अपन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे इस कंपाउंड से पहले अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। 2 को 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, और इसमें अपने ऑक्सीजन पहले से 2 थे तो ऑक्सीजन हो गया संतुलित। अब आते हैं अपन मैग्नीशियम पे, तो मैग्नीशियम अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीशियम 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ही है। तो फिर अपन ने क्या किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये अपना रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। और अपनी जो एनसीईआरटी में एग्जाम दे रखा है, इसका जो तरीका दे रखा है वो हिट एंड ट्रायल मेथड दे रखा है, अनुमान विधि, और यही अपनी आरबीएससी की बुक में दे रखा है। तो एनसीईआरटी और आरबीएससी में इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे रखा है जो अभिक्रिया संतुलित करने का, वो अपने इसमें देख लेते हैं। Fe + H2O = Fe3O4 + H2, ये अपने एक समीकरण है। और ये समीकरण किसकी है, जो लोहे पे जंग लगता है उसकी समीकरण है। तो इसको अपन संतुलित करेंगे। तो एनसीईआरटी में एक जो तरीका दे रखा है, लंबा मेथड दे रखा है, उस मेथड में ये कह रखा है कि सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हो, जो बड़ा कंपाउंड दिखे, उसको संतुलित कर लो, फिर बाद में छोटो दूसरों को कर लो। और अपने जो बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीका ये रहता है कि पहले क्या करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो अपने को तत्व दिखते हैं उन तत्वों को कर लो, वो ज्यादा बेटर होता है।
तो ये वो इसके तरीका जो संतुलित करने का तरीका वो अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। इसका नाम हिट एंड ट्रायल है, मतलब कोई इसमें कोई नहीं पूछेगा अपने से कि कौन से मेथड से किया है। बस अपने जो क्वेश्चन आएगा 100% क्वेश्चन आता है इसका, तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्या संतुलित करके दिखाना है अपने को। अब चलो अपने इस पर ट्राई कर लेते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अपने पास ये है आयरन, तो यहाँ पे आयरन 1 है और इधर में उत्पाद में आयरन 3 है। तो अपन क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 आयरन हो गए, यहाँ पे भी 3 आयरन हो गए, तो ये अपना संतुलित हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई हमेशा इससे जो भी तत्व उससे पहले लिखना है, ऐसे नहीं कभी यहाँ पे 3 लगा दो तो फिर इसके स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी, तो केवल पीछे की तरफ ये अपने बाईं साइड में लगाने हैं। तो अब चलते हैं अपने, ये आयरन हो गया, इसके बाद देखते हैं अपन ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है, बाईं साइड में 1 ऑक्सीजन है, और इसके दाईं साइड में ऑक्सीजन हो गए 4। तो 4 ऑक्सीजन है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे अपने, तो यहाँ पे अपन 4 लगा देते हैं, तो ये ऑक्सीजन हो गए 4। तो अब इस तरफ भी ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब ले लो अपने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर हो गए, ये 4 दूनी 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपना जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित हो गया। अब इसमें देखते हैं, इधर 3 Fe है तो इधर भी 3 Fe है, इधर 8 H है तो इधर भी 8 H है, और इधर 4 O है तो इधर भी 4 O है, तो ये अपना रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये सोडियम प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस H2। तो ये सोडियम को जल के साथ, जल में डालेंगे तो ये अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब इसमें देखेंगे अपन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अपने पास क्या है, सोडियम है। तो सबसे पहले सोडियम को देखो, सोडियम इधर 1 है और इस तरफ भी सोडियम 1 है, तो ये पहले से ही संतुलित है। फिर अपन लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, तो ये भी संतुलित है। फिर हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन इस तरफ 2 हैं और इस तरफ हाइड्रोजन है अपने 2 और 1 3, तो हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन को 2 बना लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे अगर अपन मल्टीप्लाई करके देखें तो 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। तो इनको करने के लिए अपने को सम संख्या बनानी है, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएंगी 4, 2 ये थी और 2 ये हो जाएंगी, तो हाइड्रोजन हो जाएंगी 4। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी अपन 2 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन हो जाएंगी 4। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगी 2, ऑक्सीजन होगी 2, तो अपना संतुलित होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, NaOH HCl, ये अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये दोनों अभिक्रिया करके NaCl नमक बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो इसमें देखो सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन इसमें भी 1 है, हाइड्रोजन 1 और 1 2 है, तो हाइड्रोजन इसमें भी 2 है, और क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन इसमें भी 1 है, तो ये अपने पहले से ही संतुलित है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, और नेक्स्ट लेते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ये बनाते हैं अमोनिया। तो इसमें देखो नाइट्रोजन इधर 2 है और इसमें नाइट्रोजन 1 है, तो सबसे पहले अपन नाइट्रोजन को ही करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 नाइट्रोजन बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन हो गए 3 दूनी 6 और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, तो क्या करेंगे इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, तो ये अपना संतुलित हो गया। फिर अपन लेते हैं, अच्छा ये अपन ने कर लिया था संतुलित, इसमें 3 लग गया था और इसमें 4 लग गया था और इसमें भी 4 लग गया था। चलो अब देखते हैं अपन, ये प्रोपेन, प्रोपेन गैस है और इसका ऑक्सीजन के साथ दहन हो रहा है और CO2 और H2O बन रहा है। तो इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले कार्बन, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के जो बचा है उसको देखेंगे, तो कार्बन देखेंगे, कार्बन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कार्बन 1 है, तो अपन सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन दोनों तरफ बराबर हो गए। अब अपन देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए अपने, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 7 ऑक्सीजन है, तो ये फिर से विषम संख्या वाला आ रहा है। तो अपन पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, नहीं 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन संतुलित हो गए। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए 4 और 2, नहीं ये तो 4 हो गए और 2 तिया 6, 6 और 4 10 हो गए, मतलब अपने को इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 ऑक्सीजन है अपने और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपने तो 6 हो गए,
तो 6 तो यहाँ पे हो गए और 4 एकम 4, 4 ही हो गए, 6 और 4 10 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे अपने पास 2 हाइड्रोजन है, ओ सॉरी हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे अपने पास 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अपने 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने 5 दूनी 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ये अपना, ये भी अपना संतुलित हो गया। इसमें चेक कर लो 3 3 हाइड्रोजन 8, इसमें हाइड्रोजन 4 दूनी 8, इसमें ऑक्सीजन 5 दूनी 10, इसमें ऑक्सीजन 2 तिया 6 और 4 के 4 एकम 4, तो 6 4 10, तो ये भी अपना संतुलित है। फिर अपन लेते हैं बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसमें देखते हैं अपन, बेरियम इधर 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, तो बेरियम संतुलित है। एल्यूमिनियम पे आ जाओ, एल्यूमिनियम इसमें 2 है और इसमें एल्यूमिनियम 1 है, तो सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना एल्यूमिनियम संतुलित हो जाएगा। फिर आते एल्यूमिनियम हो गया, बेरियम हो गया, इसके बाद अपन देखते हैं Cl, क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन इसमें दे रखे हैं 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्लोरीन है अपने पास 2, तो यहाँ पे अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने क्लोरीन हो जाएंगे 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6। अब ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद बेरियम का संतुलन बिगड़ गया, बेरियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे बेरियम हो गए 3, तो अपन क्या करेंगे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने हो गए बेरियम हो गए 3 3 बराबर। अब देखो सल्फेट, अपन चाहे तो खोल के इनको ऑक्सीजन और सल्फर को अलग अलग देख सकते हैं या फिर अपन चाहे तो पूरे सल्फेट को एक साथ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपना पूरा एक साथ हो रहा है तो सबसे बढ़िया है। इसमें देखो सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल, 3 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रखा है सल्फेट केवल, तो ये 3 है। तो अब इसमें देख लो ये सल्फेट है 1 और इसको 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी हो गया, तो ये अपना संतुलित हो गया। तो इस प्रकार अपन ने ये एग्जाम्पल्स देखे कुछ रासायनिक समीकरण के। अच्छा, इसके अलावा फिर रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए एक तो अपने को संतुलित करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? अपन ने अभी नियम देखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, की मतलब जो अपन रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें ना तो पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है और ना ही पदार्थ का विनाश होता है, मतलब जितना अपन डालेंगे उतना ही निकालेंगे उसमें से, तो उस हिसाब से अपने को सभी के परमाणु की संख्या बराबर रखनी होगी। तो ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स थे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं ये जो अपन इसको लिखेंगे रासायनिक समीकरण, इसके अलावा अपन जैसे माना कि अपन बोल दें कि नाइट्रोजन गैस ली और हाइड्रोजन गैस ली और उन दोनों को आपस में अभिक्रिया करवाई तो अमोनिया गैस बनी, तो इसमें जो गैस वर्ड है वो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए अपन ने क्या किया है, तरीका इसमें दे रखा है, और इसमें जो तरीका होता है कि भौतिक अवस्थाओं को लिखने के लिए अपने संकेत का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर गैस में है कोई अपने पास यौगिक तो उसके लिए G लिख देंगे, द्रव है तो उसके लिए L लिख देंगे, L से मतलब लिक्विड, ठोस है तो सॉलिड मतलब S लिख देंगे, और जलीय है तो एक्वस मतलब AQ लिख देंगे। और इसका अपने एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 6CO2। अब CO2 क्या है, ये देखो एग्जांपल, मतलब अपने जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस होती है। अब CO2 गैस जल में घुली हुई अवस्था में होती है, जब पौधे लेते हैं उसको काम में तो वो जल में घुली हुई अवस्था में होती है, इसलिए क्या लिखेंगे CO2 एक्वस प्लस H2O लिक्विड, मतलब ये जल द्रव होता है तो ये हो गया लिक्विड। फिर ये तीर का निशान लगा दिया, और इसके बाद फिर अपन लिखेंगे ग्लूकोज बना, और वो ग्लूकोज जल में घुली हुई अवस्था में बना है तो मतलब एक्वस, और फिर जो अपने पास बना जल तो वो लिक्विड। तो इसमें ये साइन अपन इसमें लगा देते हैं, तो इससे अपने को अपने पदार्थों की अवस्था का पता चल जाता है। और इसके अलावा अभिक्रिया की परिस्थितियों को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि। अगर अभिक्रिया में तापमान दे रखा हो कि भाई उच्च ताप पे करना है, निम्न ताप पे करना है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है, तो जो ताप दिया होगा ना वो अपन तीर के ऊपर नीचे लिख सकते हैं कहीं पे भी। दाब है तो दाब को भी अपन तीर के ऊपर या नीचे लिख देंगे। और अभिक्रिया को करवाने के लिए अगर कुछ उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है तो उत्प्रेरक को भी अपन इसमें तीर के ऊपर लिखेंगे। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मतलब अपने पास दो पदार्थ हैं, ये A और B कोई पदार्थ है, A प्लस B, ये अभिकारक हैं, और माना कि ये दोनों अभिक्रिया करके अपने पास C बनाने वाले हैं, लेकिन ये दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहे। अब इनकी अभिक्रिया को, इनको अभिक्रिया स्टार्ट करने के लिए या फिर इनके वेग को तेज करने के लिए अपन ने माना कि यहाँ पे D मिला दिया,
है ना। ये जो डी मिलाया अपन ने, इस डी को मिलाने के बाद क्या होगा कि ये ए प्लस बी आपस में अभिक्रिया करके और सी बना लेंगे। और ये जो डी है, ये डी ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगा अपने को, मतलब इसका कुछ नहीं बदलेगा, जैसे डाला था वैसे ही निकल जाएगा, और बाकी ये अभिक्रिया कर लेंगे। तो मतलब ऐसे पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग ना लें लेकिन अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा कर दें, उसको बोलते हैं अपन उत्प्रेरक। तो ये अपना हुआ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया कुछ अच्छे लेवल की, ये तो अपने 10th क्लास के लेवल की सारी हो जाएंगी इसमें कवर, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे। और बाकी इसमें कुछ बुक में मिलेगी तो अपन और करेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में तो वो उसमें आ जाएंगे सारे। और इसके अलावा भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, तो उसमें जो भी टफ टफ जो इक्वेशंस होंगी वो अपन उसमें डालेंगे। इसके अलावा मैं इसमें सजेस्ट करता हूँ 2 वीडियो अपने प्लेलिस्ट में, जर्नल साइंस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट में जाके 2 वीडियो बताऊंगा मैं। एक तो है रासायनिक सूत्र नाम से लिखा हुआ है, वो देखना है आपको, और एक 33 मिनट का वीडियो है जो ये अपने इसमें तत्वों के 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व दे रखे हैं उनके सभी गुणों के बारे में उसमें डिटेल से चर्चा की गई। तो ये 2 अगर अच्छे से कर लिए तो फिर इसमें रसायन विज्ञान में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके उनको जरूर विजिट करना। तो अब हमारा शुरुआत होती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, और ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, अपने जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और इनमें से इस चैप्टर में क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। बंधों के टूटने और बनने से नए पदार्थ का निर्माण ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो मतलब अपने जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनमें बंध, पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे, और इस क्रिया के अंदर जो बंध बन रहे हैं और टूट रहे हैं तो ये अलग अलग प्रकार से कैसे घटित होगा, उस बेस के आधार पर अभिक्रियाओं को अलग अलग नाम दिया गया है। तो देखते हैं अपन इसमें हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस है स्वयं ज्वलनशील है और विस्फोट के साथ जलती है ये, और गैस फेज में पाई जाती है। इधर अपन देखते हैं ऑक्सीजन, ये भी गैस है, ये जलाने में सहायक है। किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ अगर जलती है इस दुनिया में तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और अगर इन दोनों को मिला के एक नया पदार्थ बना देते हैं तो वो बनता है जल, जो बिल्कुल शीतल होता है और आग को बुझाने में काम आता है। तो इसको देख के हमको पता चलता है कि कितनी डिफरेंट प्रकृति का उत्पाद बन सकता है। जबकि ये दोनों गैस थी, यहाँ पे द्रव बन गया। तो ऐसे इनमें जो बंध टूट रहे हैं, ये हाइड्रोजन का बंध टूटा, ऑक्सीजन का बंध टूटा, और ये आपस में बंध बना लिया। तो इससे ही एक बंध के टूटने, दूसरे बंध के बनने से गुणों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ सकता है। अब अपन देखते हैं इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले लेते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया को। और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे नाम से अपने को पता चल रहा है कि संयोग होगा इसमें, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे तो इसे संयोग कहेंगे, इसको एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आ जाओ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब इसमें ध्यान रखना है संयोग करेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थ और एकल उत्पाद बनाएंगे तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इनकी प्रकृति ऊष्माक्षेपी होती है। अब अपने को एक चीज ध्यान देना है कि पदार्थ कब एक दूसरे संयोग करते हैं। उनका संयोग करने का मकसद ही ये होता है कि उनको स्थायित्व प्राप्त करना, और स्थायित्व प्राप्त होता है जब उनकी ऊर्जा का लेवल कम हो। मतलब जब 2 पदार्थ आपस में जुड़ेंगे तो उनका ऊर्जा घटती है, उनकी आंतरिक ऊर्जा कम होती है, और जब आंतरिक ऊर्जा कम होगी इसका मतलब उनके अंदर से ऊर्जा बाहर निकलेगी। जब ऊर्जा बाहर निकल रही है तो इसका मतलब वो ऊष्माक्षेपी होती है। ये अपन अलग से ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का अलग से अपने नीचे दे रखी है अभिक्रिया प्रकार में। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि संयोजन अभिक्रिया में नए बंध बनते हैं, और जब नए बंध बनते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है। और ये अभिक्रियाएं जो संयोजन अभिक्रियाएं ये कैसी प्रकृति की होती है, ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। अर्थात अभिक्रिया का तापमान बढ़ जाता है। फिर लेते हैं अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये अपने बिना बुझा हुआ चूना है, ये जो अपन सफेदी करते हैं तो सफेदी के जो आता है बिना बुझा चूना, उसको अपन जल में डालेंगे तो दोनों आपस में संयोग करके और ये बुझा हुआ चूना बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जल से अभिक्रिया कराई, जल में घोला और ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊर्जा निकलेगी। ये अपन प्रयोग घर पे करके देख सकते हैं। किसी पात्र में अगर अपने जल डाला, उसमें ऊपर से कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया तो ये पानी गर्म हो जाएगा, इसका मतलब इसमें ऊर्जा निकल रही है। और ये कौन सी अभिक्रिया हुई, दोनों अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ ये।
संयोजन मतलब दो पदार्थ आपस में मिलके एक पदार्थ बना रहे हैं, मतलब संयोजन अभिक्रिया। और साथ में ऊर्जा निकल रही है, इसका मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अब अपन इसमें ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलके एकल उत्पाद बनाते हैं तो कौन सी हो, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोयले का दहन। कोयला है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं अपन तो CO2 गैस बनती है। तो ये भी दो अभिकारक थे और एक उत्पाद बन गया, तो मतलब संयोजन अभिक्रिया है। प्लस में ऊर्जा निकल रही है, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी भी है। जल का निर्माण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से और ये H2O बन जाता है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। फिर लेते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया है अपनी वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में जस्ट संयोजन अभिक्रिया की उल्टी है ये, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। चलो इसमें देखते हैं, एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। मतलब इसमें एकल अभिकर्मक से छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त होंगे। इसकी प्रकृति ऊष्मा शोषी अथवा ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्योंकि बंध को तोड़ने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः अभिक्रिया के दौरान ताप घटता है। जैसा आपने संयोजन में देखा था कि नए बंध बनते हैं, अब नया बंध बनेगा तो उसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी, मतलब उनकी ऊर्जा घटती है। जब नया बंध बनता है तो ऊर्जा कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि बंध टूट रहा है, बंध को तोड़ने में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो जो अभिकारक हैं, जो पदार्थ है, पदार्थ का बंध टूट रहा है तो उस पदार्थ को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऊर्जा को पदार्थ ले लेगा और जो उसका एनवायरमेंट है, उसका आसपास रिएक्शन का है, वहाँ का तापमान घट जाएगा। मतलब बाहर ऊष्मा नहीं निकलेगी, ऊष्मा वो ले लेगा, अवशोषित कर लेगा, इसका मतलब तापमान घटा, अभिक्रिया का तापमान घट जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेते हैं जो हरे रंग के होते हैं। अब इन क्रिस्टल का मतलब इसमें जल के अणु भी साथ में है, तो इन क्रिस्टल को अपन गर्म करेंगे तो इसमें जल अलग हो जाएगा, फेरस सल्फेट बचेगा, जिसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ये क्रियाकलाप अपनी 1.5 नंबर पे दे रखा है। तो क्या हुआ, इसमें हरे रंग के जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए, इनको गर्म किया तो इसका जल बाहर निकल गया और इसमें रंग में परिवर्तन हो गया। तो ये हुआ वियोजन अभिक्रिया। अब इसको आगे और अगर गर्म करेंगे अपन, आगे इसको अगर गर्म कर दें फेरस सल्फेट को, ऊष्मा दी जाएगी तो फिर इसमें बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों कैसे बनेगी, तो इसका आगे का फ्रैक्शन अपन को क्या मिलेगा कि जो अपन और गर्म कर रहे हैं उसको पहले रंग में परिवर्तन आया था और उसके बाद फिर इसकी गंध में परिवर्तन आएगा, मतलब स्पेशल गंध आएगी इसकी। तो ये इसकी पहचान है। अब इसमें देखते हैं, इसमें अपन ने लिखा है फेरस सल्फेट और यहाँ पे अपन लिखा है फेरिक सल्फेट, इसका क्या फर्क है। इसका अपने को जो मैंने एक वीडियो बताया रासायनिक सूत्र नाम से, अपने इसी चैनल की प्ले लिस्ट में मिलेगा अपने को, जनरल साइंस वाली में, उसमें समझाया था मैंने कि जब आयरन है, ये आयरन की 2 स्टेज में पाया जाता है अपने को, एक तो +2 की में और एक +3 की में। तो कोई भी पदार्थ जब निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाएगा तो उसके आगे अस लगेगा, तो यहाँ पे सल्फेट में यहाँ पे +2 है, और जब अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है तो उसमें इक लगता है, तो यहाँ फेरिक हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने इसमें एग्जाम्पल, ये वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल चल रहे हैं। अच्छा, अगला उदाहरण है अपना कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन। ये अपने जब वो चूना पत्थर बनाते हैं, तो चूना पत्थर बनाए तो उस कारखाने में क्या होता है, चूने पत्थर लेंगे और चूने पत्थर को गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो वहाँ पे सफ़ेदी वाला जो बिना बुझाओ चूना, ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो CaCO3 इसको उष्मा देने के बाद इसमें CO2 गैस इसमें से निकल गई। अभी देखो CO3 है तो इसमें से C और O2 ये निकल जाएगी बाहर, तो बचेगा एक O, और वो O इसके साथ जुड़ गया तो ये पड़ गया अपना CaO। तो ये बिना बुझाओ चूना बनाने का तरीका होगा, जो भट्टे होते हैं कड़ी के भट्टे, उसमें इस प्रकार से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट लेते हैं अपन PbNO3, और लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे। ये साइन जो लगाते हैं छोटा त्रिभुज, ये उष्मा देने का ही है, मतलब गर्म करने का। तो इसमें लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये दोनों गैस निकल जाएगी, ये सॉलिड बच जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में अगर अपन रखेंगे तो ये प्रकाश ऊर्जा ले लेगा और प्रकाश ऊर्जा से ये बना लेगा, सिल्वर अलग हो जाएगा चांदी, और एक क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद रंग का होता है और जब गैस निकलेगी तो हल्की पीले कलर की होती है, तो इसमें रंग में परिवर्तन आएगा।
AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाती है। तो इसमें अपने को ये लाइन देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात अभिकारकों द्वारा ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, मतलब अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं इसमें, अतः ये सभी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट लेते हैं अपन, ये अपन ने देख भी लिया इसका, तो ये थोड़ा अलग से देख ले, ऊष्मा क्षेपी एंड ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें देखेंगे अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तथा अभिक्रिया के ताप में वृद्धि होती है, तो इसको कहते हैं अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये किस में होती है? संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण सारे इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन। ऐसे ऊष्मा शोषी में क्या होता है? अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा अभिक्रिया के ताप में गिरावट आती है। और इसके एग्जाम्पल जो वियोजन अभिक्रिया के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे अपन ऊष्मा शोषी के एग्जाम्पल में दे सकते हैं। अगली रिएक्शन है अपनी विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के खूब चांस हैं। और इसमें एक ये अपने को सक्रियता श्रेणी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके आधार पर प्रश्न बनेंगे। तो अपन सबसे पहले इसको देखते हैं क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब होता है कि इसमें एक तत्व को किसी दूसरे तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। माना कि ये कोई पदार्थ है AB, इसमें एक तत्व A है, दूसरा तत्व B है, तो ये AB है। एक तीसरा तत्व C आया, इस C ने A को प्रतिस्थापित कर दिया और खुद यहाँ पे जुड़ गया, मतलब यहाँ से A निकल गया और ये C यहाँ पे जुड़ गया और ये बन गया CB और A को बाहर कर दिया, विस्थापित हो गया। तो इसमें इसका मतलब हुआ कि जो C है ये C A से ज्यादा सक्रिय है, मतलब सक्रियता C की ज्यादा सक्रियता है, इसलिए इसने A को हटा दिया। बस अपने को ध्यान रखना है, जो ज्यादा सक्रिय होगा वो कम सक्रिय का प्रतिस्थापन कर देगा। तो अपने को इस सक्रियता श्रेणी में देखेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं सबसे पहले अपन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें एक क्रियाकारक के किसी तत्व का किसी अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापन कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ये अधिक सक्रिय तत्व द्वारा किसी क्रियाकारक के किसी तत्व का विस्थापन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। Fe की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाएंगे, ये नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर ये अपने जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि कॉपर सल्फेट का विलेन लेते हैं, उसमें लोहे की कील डुबो देंगे। तो सॉलिड स्टेट में लोहे की कील है, ये एक्वस है, मतलब ये घोल है कॉपर सल्फेट का। तो इसका नीला रंग बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? अपन ने आयरन की कील इसके अंदर डुबोई, ये आयरन ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को यहाँ से विस्थापित करके खुद आ जाएगा, फिर फेरस सल्फेट बन जाएगा अपने पास। तो फेरस सल्फेट का रंग मलिन रंग होता है और जो लोहे की कील है उस कील के ऊपर भूरे रंग का ये कॉपर का लेप चढ़ जाएगा। अगला देखते हैं, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट करवाएंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर विस्थापित होकर बाहर से प्राप्त होगा। तीसरे में देख लो, लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड से करवाते हैं तो अपने पास लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर निकल जाएगा। तो इसमें एक नोट देखो, स्पेशल नोट है, आयरन जिंक तथा लेड, आयरन जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये क्या करते हैं, इनको विस्थापित करते हैं। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये स्पेशल नोट है, अपनी क्लास के हिसाब से तो ये 3 एग्जाम्पल काम आएंगे, लेकिन अपन को ये थोड़े से ध्यान रखना पड़ेगा कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। बस ये धातुएं दे रखी जो मेन है। इसमें देखना है पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है और यहाँ पोटेशियम से लेके और गोल्ड तक क्रियाशीलता घटती जा रही है। तो बस इसमें ये देखना है, जो जैसे माना है कि अपने पास 2 ऑप्शन दे दें, एक Zn का और एक Fe का, तो Zn ज्यादा क्रियाशील है Fe की बजाय, तो Fe को प्रतिस्थापित कौन करेगा? Zn को Fe नहीं करेगा। ऐसी लेड कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है तो लेड कॉपर को विस्थापित कर सकता है, जबकि लेड को कॉपर विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये क्रम अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें डबल रिप्लेसमेंट होगा। अब कैसे होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है। जो अभिकारक हैं उनके जो आयन होते हैं वो एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इसे ही कहेंगे अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों के जलीय विलयन लेंगे अपन, इन दोनों के जलीय विलयन को मिलाएंगे तो इसमें अपने को बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। अवक्षेप मतलब ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन मिलेगा अपने को। तो इसमें देखो क्या हुआ,
सोडियम सल्फेट था या बेरियम क्लोराइड था। तो ये सोडियम ने क्लोरीन से जुड़ गया और बेरियम सल्फेट से जुड़ गया, इन दोनों के आयन आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। तो ये अपने इसमें देख सकते हैं, देखो सोडियम आयन प्लस सल्फेट आयन, बेरियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो जो बेरियम आयन है वो सल्फेट आयन के साथ जुड़ के बेरियम सल्फेट बना लिया, और ये सोडियम आयन है वो क्लोरीन से जुड़ गए और ये सोडियम क्लोराइड बना लिया, मतलब नमक बन गया। अच्छा, इसमें जो नोट है इसमें ध्यान रखना अपने को, जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जैसे उपरोक्त अभिक्रिया। तो ये एग्जांपल दे देंगे, अपने पास क्वेश्चन सीधा सा आ सकता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये एग्जांपल रहा अपने पास और ये डेफिनेशन रही। इसके बाद अगली और एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया देखते हैं अपन, जिसमें दो अभिक्रियाओं का जोड़ा है साथ में, और यह है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखते हैं इसमें उपचयन क्या होता है। जब अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है तो उसे उस पदार्थ का उपचयन होता है। मतलब कोई भी पदार्थ है अभिक्रिया में, उस पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ गई, मतलब अभिकारक में था वो पदार्थ और जब उत्पाद में गया तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसका मतलब उसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। या फिर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन थी और उत्पाद में गया तो उसकी हाइड्रोजन निकल गई, इसका मतलब उसका उपचयन हो गया, मतलब ऑक्सीकरण हो गया। बस ये ध्यान रखना है। अपचयन इसका जस्ट उल्टा है कि जब अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए, या तो ऑक्सीजन निकल जाए या फिर उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो इसका मतलब इसका अपचयन हो गया। तो अपने को एक चीज ध्यान रख लेनी है, या तो केवल ऑक्सीजन से देख लो कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी इसका मतलब ऑक्सीकरण, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी इसका मतलब अपचयन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर है, कॉपर को गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, और ये अपने जो तांबे के बर्तन होते हैं इसमें अपन देखते हैं कि हल्के काले रंग की परत चढ़ जाती है। या फिर अपने को जस्ट वो एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो उसको थोड़े से कॉपर के किसी बर्तन को थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर दो तो वो काले रंग का हो जाएगा। तो ये काली परत किसकी चढ़ती है, ये चढ़ती है कॉपर ऑक्साइड की। अब इसका अपचयन में ले जाओ, इसी एग्जाम्पल को ले जाते हैं अपचयन में। ये कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ गई थी, इसकी अगर अपन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन के साथ थोड़ा सा गर्म करते हैं इसको, तो ये जो ऑक्सीजन जुड़ गई थी ये H2 के साथ जल बना के निकल जाएगी और अपना कॉपर प्योर हो जाएगा वापस। इसका अपन घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखें, अपने पास तांबे के लोटे या जो भी कोई बर्तन हो और उस पर हल्का काले रंग की परत चढ़ी हुई हो, तो क्या करना है अपने को, एक नींबू ले लो, नींबू में एसिड होता है, और उस एसिड नींबू से अगर उसको थोड़ा सा रगड़ देंगे तो ये अभिक्रिया होगी, और ये अभिक्रिया होने के दौरान ये अलग हो जाएगा और ये H2O साइड में हो जाएगा। तो मतलब जो बर्तन है वो बिल्कुल तांबे के कलर में आ जाएगा वापस। तो ये तांबे को अम्ल से साफ करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। तांबे के जो भी बर्तन है तो उसको खट्टी चीज़ छाछ से कर लो या फिर नींबू से कर लो, उससे अपन इसको साफ कर सकते हैं। अब देखते हैं अब उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब जो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ हो रहे हो तो इसको बोलेंगे अपन रेडॉक्स। और ये साथ साथ ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि दो अगर एक ऑक्सीजन दे रहा है तो दूसरा लेने वाला भी होगा ऑक्सीजन। तो अपन इसमें देख लेते हैं, ये जो अपन था ऊपर अपचयन वाला, CuO प्लस H2 इजकल टू Cu प्लस H2O। तो CuO में से ऑक्सीजन निकला और ये H2 में जुड़ा, तो देखो CuO का ऑक्सीजन निकला, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन निकलना मतलब अपचयन है, तो CuO का क्या हुआ है यहाँ पे, अपचयन। इसको अपचयित होना भी बोल सकते हैं कि भाई कौन सा पदार्थ यहाँ पे अपचयित हो रहा है, तो अपन बोलेंगे CuO। अब आ जाओ H2 पे, तो H2O ने ऑक्सीजन लिया है, ये देखो इसमें यहाँ पे गया H2 ने ऑक्सीजन ले लिया, तो H2 को क्या हुआ, उपचयन। तो मतलब उपचयित कौन हुआ, H2। नेक्स्ट देखो ZnO प्लस C इजकल टू Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जिंक ऑक्साइड है। तो जिंक से ऑक्सीजन निकल गया मतलब इसका अपचयन हो गया और जिंक बन गया। कार्बन ने ऑक्सीजन ले लिया तो इसका मतलब इसका उपचयन हो गया, मतलब ये उपचयित हो गया, ये अपचयित हो गया। ऐसे ही मैग्नीज ऑक्साइड और HCl, इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलेगा और ये Cl जुड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन किससे निकला, मैग्नीज ऑक्साइड से, इसका मतलब इसका क्या हुआ, अपचयन, मतलब ये अपचयित हो गया। और HCl से क्या निकल गया, H, और क्या बन गया, Cl2, मतलब इसका उपचयन हुआ है, मतलब ये उपचयित हो गया। अब अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण मतलब उपचयन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके बारे में अपने को देखना है, और कौन कौन सी हैं। एक होता है संक्षारण या कोरोशन। और कोरोशन क्या होता है, अपने देखते हैं लोहे पे जंग लग जाता है, चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, या फिर तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तांबा रखा रहता है तो वो हल्का हरा हरा सा हो जाता है। ये सभी किसके कारण होता है, ये सब होता है इन धातुओं के उपचयित हो जाने के कारण, मतलब इनका ऑक्सीकरण हो जाता है।
इन सब के कारण धातुओं को होने वाली क्षति के उदाहरण है। तो अपने को बस ये पूछा जाएगा कि संक्षारण से कौन कौन से नुकसान है, तो अपन ये बता देते हैं। अपन लोहे पे जंग लग जाता है, बिल्डिंग है, बड़े बड़े इमारतें बनाती हैं और उनमें जंग लगने का खतरा रहता है, वो किसकी वजह से होता है? उसके उपचयन के कारण। फिर अपना देखते हैं विकृत गंधीता या फिर रेंसिडिटी। ये क्या होता है? अपन देखते हैं कई बार ये चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट हैं, कुरकुरे के पैकेट हैं, नमकीन के पैकेट हैं, तो इनमें जो पैकेट बंद रखता है तो उसको अंदर गैस होती है। वो गैस किस लिए डालते हैं? वो गैस इसलिए डालते हैं कि उसमें ऑक्सीजन गैस ना रहे, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल के नाइट्रोजन गैस भरती जाती है, जिससे उसका उपचयन ना हो जाए। अगर उपचयन उसका हो जाएगा तो उसकी गंध में फर्क आ जाएगी। मतलब जो तेली जो पदार्थ होते हैं, देखो अपने अपचयन के कारण वसा युक्त तेलीय पदार्थ, ये वसा लिखा है, जो तेलीय पदार्थ होते हैं, तो तेलीय में जो तली हुई चीजें जो सारी आ गई इसमें शामिल, उसका स्वाद और गंध बदल जाती है। मतलब समय के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब उपचयन हो जाता है और उनके स्वाद में और गंध में फर्क आ जाता है। तो इससे बचने के लिए ये जो चिप्स वाले होते हैं, कुरकुरे वाले होते हैं या फिर नमकीन वाले होते हैं, तो जो थैलियां होती हैं उनके पैकेट्स होते हैं, और पैकेट्स में ऑक्सीजन से निकाल के और उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जिससे उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा और ये इसमें सेफ रह जाएगी। तो ये है विकृत गंधीता। तो बच्चों ये अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ और इसमें मैंने बताया आपको ये 6 पेज हुए हैं अपने, 6 पेज के नोट्स हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा अपना। और अभी जब इसमें अपन नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चंस करेंगे इसके सॉल्व, तब इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये 6 पेज हैं और इन 6 पेज के मैं PDF बना के और टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उससे ले लेना। बाकी सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि साथ में एक बार देख लिया इस वीडियो को, तो अब दूसरे टाइम देखते हो तो इसके नोट्स बना लो तो ज़्यादा बेटर होगा। साथ साथ अगर नोट्स बन गए तो पक्का याद हो जाएगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।